So good morning, students, and today in the rotational dynamics part, first of all, there are few basic things which I'm just making you recall. मतलब मैं उन चीजों को कराऊंगा नहीं. So you know the basic parameters, how to calculate torque in a scalar form or in the vector form, how to calculate angular momentum for all kind of objects, whether they are translating, it's a particle which is translating, or it is a wheel which is rotating, or it is a wheel which is in rolling motion. Then you know how to calculate the kinetic energy also in all these situations. In all these situations means कि जब ये एक पार्टिकल है, जब एक व्हील है जो अपनी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और या फिर ये रोलिंग मोशन में है, then you also know how to calculate moment of inertia. Moment of inertia theorem of parallel axis, theorem of perpendicular axis, उन्हें यूज कैसे करना है, या कभी किसी केस में इंटीग्रेशन के थ्रू निकालना है, तो हाउ टू फाइंड दैट थ्रू द इंटीग्रेशन ऑल्सो. देन से जब आपको इसके बेसिक पैरामीटर्स आते हैं, एंड यू ऑल्सो नो कि जो भी इक्वेशंस हैं जो रोटेशनल डायनामिक्स की काइनेमेटिक्स है, उसमें भी जैसे आपने किया था स्ट्रेट लाइन मोशन में, उसमें भी क्या होता है कि यहाँ पे वही काइनेमेटिक्स होगी. पहले टाइप के क्वेश्चंस ओमेगा इज कांस्टेंट, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट बट अल्फा इज कांस्टेंट, जिसमें कि आप यूज क्या करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन. वही ओमेगा फाइनल इक्वल्स ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इनटू टी, मतलब ए अल्फा ए रिप्लेस हो जाएगा अल्फा से, और थीटा रिप्लेस हो जाएगा एस से. ठीक है, थीटा रिप्लेस हो जाएगा किससे, एस से, और यू रिप्लेस हो जाएगा ओमेगा इनिशियल से, वी रिप्लेस हो जाएगा ओमेगा फाइनल से. तीसरे टाइप के क्वेश्चन जिसमें कि इवन अल्फा विल नॉट बी कांस्टेंट, जैसे कि फिर आप कैलकुलस से करोगे, और कैलकुलस में वही कि बस दो चीजें, अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी, और या फिर अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, और या ओमेगा इक्वल्स व्हाट डी थीटा बाई डी टी. ये इसकी काइनेमेटिक्स होगी. मोशन ट्रांसलेशन मोशन में 1D 2D दोनों होते थे. यहाँ पे क्योंकि ये सारे पैरामीटर्स जितने भी हैं, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, और ओमेगा, अल्फा, थीटा, ये सारे एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होते हैं. और जनरली एक्सिस ऑफ रोटेशन 99.9% केसेस में एक्सिस ऑफ रोटेशन डज नॉट रोटेट, तो दैट मींस ये सब कुछ एक्सिस के अलोंग होगा. सो दैट मींस यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस 1D वाले होंगे, ठीक है, जिसमें कि सारे पैरामीटर्स एक लाइन के अलोंग होंगे. इसके बाद इसमें मतलब मैं इन चीजों को नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि ये चीजें हैं इसमें. फिर इसके बाद जो फर्दर है दैट इज व्हाट की इसमें क्वेश्चंस की कैटेगरी में, कि जैसे आपसे बोला गया कि एक क्वेश्चन हुआ जिसमें कि फोर्स इज 0, टॉर्क इज 0. इन क्वेश्चंस में क्या होगा कि बॉडी ना तो ट्रांसलेट कर रही होगी, ना ही बॉडी रोटेट कर रही होगी. दैट मीन्स कि आपको बॉडी के एफबीडी में ऊपर का फोर्स नीचे के इक्वल, लेफ्ट का फोर्स राइट के इक्वल, इक्वेशंस फोर्स वाले बनेंगे. और टॉर्क में किसी भी एक पॉइंट के अबाउट जब आप टॉर्क कैलकुलेट करोगे, तो क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल होंगे. सो नेट टॉर्क विल बी व्हाट 0. मतलब ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं कि आपने किसी रॉड को
किसी पॉइंट के अबाउट यहाँ पे पाइवोटेट किया और रोटेट करने के लिए फ्री है, फिर कहीं पे वेट रख दिया, तो आपको केवल जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन आपको लग रहा कि होने का चांस है, आप उस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क लोगे और क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल होगा। फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में होते हैं जिसमें कि फोर्स इज जीरो बट नेट टॉर्क इज नॉट जीरो। ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस मतलब फोर्स इज जीरो, दैट मींस कि बॉडी इज नॉट ट्रांसलेटिंग। इसका मतलब कि बॉडी एक फिक्स्ड एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रही है। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस जनरली इस कैटेगरी में जाकर के एंड अप करते हैं, क्योंकि जब टॉर्क इज नॉट जीरो सो अल्फा विल नॉट बी जीरो, और द बॉडी में कुछ अल्फा होगा तो वो अल्फा अगर कांस्टेंट होगा तो इस तरीके से सॉल्व होगा, और अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं होगा तो इस कैटेगरी में आकर के सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन भी रिलेटिवली काफी इजी होते हैं। फिर तीसरे टाइप के क्वेश्चंस हुए जिसमें कि टॉर्क इज जीरो बट फोर्स इज नॉट जीरो। ये क्वेश्चन इस चैप्टर के नहीं है, ये क्वेश्चंस लॉज ऑफ मोशन के हैं। लॉज ऑफ मोशन में जो भी बॉडी होती थी तो उसमें न्यूटन्स लॉज में बॉडी ट्रांसलेट करती थी, आप बॉडी के ऊपर नेट फोर्स निकालते थे, दैट वाज इक्वल टू मास इनटू ए। बॉडी वहां रोटेट नहीं करती थी, सो द टॉर्क वाज जीरो। फिर इसमें जो फोर्थ कैटेगरी है कि टॉर्क इज नॉट जीरो इन फोर्स एफ इज आल्सो नॉट जीरो। टॉर्क भी जीरो नहीं होगा और फोर्स एफ भी जीरो नहीं होगा, मतलब ना ही टॉर्क जीरो है और ना ही फोर्स एफ जीरो होगा। तो ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी इसके जिसके आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कौन सा वाले, एक इंक्लाइन में कोई बॉडी है और वो बॉडी एंगल अल्फा है, जैसे सॉलिड सिलेंडर है, स्फीयर है, बॉडी यहाँ पे नीचे की ओर आती है, उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना, उसका बॉडी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना, और उस एक्सेलरेशन के कैलकुलेट करने में दोनों चीजें हैं, मोशन प्योर रोलिंग का होगा या मोशन प्योर रोलिंग का नहीं होगा। मोशन प्योर रोलिंग का होगा तो आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके अडॉप्ट करते थे। एक वॉज कि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से करते थे, और दूसरा आप करते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले में एक इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बनता था और दूसरा इक्वेशन बनता था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बी स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर प्लस 2s। यह दूसरा था तरीका इसका कि आप एक इक्वेशन फोर्स का बनाते थे और एक टॉर्क का बनाते थे, तो फोर्स एफ इक्वल्स टू मास m इंटू ए, और टॉर्क टाउ वाले में आई इंटू अल्फा, उससे फिर आपका सॉल्व होता था। लेकिन इसमें दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आप समझते कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक या काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है और कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, और अगर मोशन प्योर रोलिंग का नहीं होता तो हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते अलग से, किस चीज से, न्यूटन्स लॉज से, वही एम डी साइन थीटा माइनस म्यू एम डी कॉस थीटा इक्वल्स टू मास m इनटू ए, जहां पे म्यू कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग वाला नहीं होगा, रादर म्यू कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और रोटेशन के लिए फिर अलग से निकालते फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू एम जी कॉस थीटा, ये म्यू कोफिशिएंट ऑफ ये काइनेटिक फ्रिक्शन वाला है, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर इक्वल्स टू आई अल्फा, उससे अल्फा निकालते, और जितने टाइम के बाद पूछा गया कि यहाँ कितने टाइम के बाद पहुंचेगा, फिर आप उससे निकाल लेते टाइम, किससे, वही v को से u प्लस एटी से या एस को से ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, क्योंकि आपने a निकाला था, उसे टाइम आ रहा था। फिर यहाँ पे पहुंचने में ओमेगा क्या होगा, ओमेगा v, ओमेगा इक्वल्स टू v बाई आर से नहीं आएगा क्योंकि प्योर रोलिंग नहीं है, तो आप ओमेगा अलग से निकालते, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी से फिर आपका ओमेगा निकलता। तो ये क्वेश्चन इस कैटेगरी में थे। इस कैटेगरी में कई कुछ फिगर्स हैं जो कि रिलेटिवली अच्छे फिगर्स बन जाते हैं। मैं यहीं से डिस्कशन को स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप देखेंगे जैसे इसी कैटेगरी का एक क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी मैंने पहले एग्जांपल दिया था, मैं बताता हूं आपको फिर से। इट इज दिस कि आपके पास दो प्लैंक्स हैं और इसमें एक सिलेंडर है, मास m, रेडियस r, इसमें स्ट्रिंग बाइंड की गई है और स्ट्रिंग यहाँ पे आती है, तो हम स्ट्रिंग को पुल कर रहे हैं
ठीक है, स्ट्रिंग आप पुल करें, इनके बीच में प्लैंक्स और सिलेंडर के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो आपसे बोला गया कि व्हाट इज द मैक्सिमम एफ मैक्स फॉर विच स्लिपिंग डजंट स्टार्ट, मतलब प्योर रोलिंग होगी लेकिन स्लिपिंग नहीं होगी। ठीक, जिसके लिए प्योर रोलिंग होगी बट स्लिपिंग नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन वही फोर्स और टॉर्क वाले पे बेस्ड था। आपने कहा कि जैसे ही आप यहाँ पे सिलेंडर के ऊपर यहाँ पे फोर्स ऐसे लगाओगे, सिलेंडर ऐसे हैं, आपने फोर्स लगाया तो सिलेंडर की टेंडेंसी क्या होगी, इस तरीके से रोटेट करने की होगी, इस तरीके से रोटेट करने की होगी। तो सिलेंडर का जो नीचे वाला पॉइंट है, वो वाला पॉइंट यहाँ, ये वाला पॉइंट पीछे की ओर जाएगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे लगेगा यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है ना। अब क्योंकि सिलेंडर ऊपर या नीचे नहीं जा रहे हैं, तो आपने सिलेंडर के लिए इक्वेशन लिखा mg प्लस एफ, क्योंकि जिस फोर्स एफ से आप पुल करेंगे वही टेंशन एफ होगा यहाँ पे। तो नीचे फोर्स गया एफ जी प्लस एफ, और ऊपर की रिएक्शन एन यहाँ से और एन यहाँ से, सो दैट इक्वल्स व्हाट 2n। ये इक्वेशन आ गया। दिस इज क्लियर ना। जब आपसे लिमिटिंग कंडीशन में बोला जाता तो आप जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेते हो, आपको मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेते हो, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्योंकि यहाँ से आगे की ओर लगना, सो दैट इज व्हाट म्यू एन और म्यू एन 2 म्यू एन। तो यहाँ से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे की ओर कितना लगेगा 2 म्यू एन। और जब आप इसे ऐसे पुल करोगे तो सिलेंडर रोटेट भी करेगा और आगे ट्रांसलेट भी करेगा। तो 2 म्यू एन केवल यही फोर्स एक अकेला फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे की ओर लगेगा, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसमें एक्सेलरेशन कॉज करेगा, दैट इक्वल्स टू आई एल्फा, दैट इक्वल्स व्हाट आई एल्फा। आप देखो क्योंकि मोशन प्योर रोलिंग में है, तो जो है कि आई एम सॉरी 2 mu n equals to force, this is the force F, so that will be equal to mass m into a, this is what mass m into a। आप देखो जब ये आगे की ओर जाएगा तो रोटेशन ऐसे होगा, जब रोटेशन इस तरीके से होगा, ठीक है ना, तो इसकी स्पीड आगे की ओर है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन आगे की ओर होगा, वही एक्सेलरेशन a है। और रोटेशन किस सेंस में हुआ, रोटेशन इज इन द क्लॉकवाइज सेंस, तो क्लॉकवाइज सेंस का टॉर्क बन गया F इंटू आर। टॉर्क कितना बना F इंटू आर, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस का टॉर्क क्या बना 2 म्यू एन इंटू आर, 2 म्यू एन इंटू आर, एंड दैट विल बी इक्वल व्हाट आई अल्फा, सो दैट बिकम्स F इंटू आर माइनस 2 म्यू एन इंटू आर इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर है, एंड अल्फा विल बी इक्वल टू a बाई r। इस r से ये r कैंसिल, फिर r r r कैंसिल, और इक्वेशन आ गया F माइनस 2 म्यू n इज इक्वल टू हाफ ma, दिस व्हाट हाफ ma। और यहां से इक्वेशन है 2 म्यू n इक्वल टू ma, तो आप यहां से 2 म्यू n की वैल्यू डाल दी, क्या डाल दी ma, साथ में यहां से जो n की वैल्यू है मैं पहले से डाल देता हूं, देखो यहाँ पे। सो दिस बिकम्स की, मतलब आपके पास ये तीन इक्वेशंस हो गए, 1 2 और 3, है ना। और इसमें अननोन्स क्या है, तीन अननोन्स है यहाँ पे, एफ अननोन है, एन अननोन है और ए अननोन है। क्योंकि आपसे पूछिए व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स फॉर विच, और आपने फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन लिया है, इसका मतलब कि जो फोर्स एफ होगा इट इज द मैक्सिमम फोर्स। अगर फोर्स इसके बियॉन्ड होगा तो सिलेंडर में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो बच्चे इस एग्जाम्पल का देने का पर्पस यही था कि आपको ये बताऊं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि ना तो फोर्स जीरो होगा ना ही टॉर्क जीरो होगा, और आपको नॉर्मली जैसे इक्वेशंस बनाते हैं कि किस एक्सेस के बाद रोटेशन है, आपने उसके बाद टॉर्क लिया, टॉर्क इक्वल्स आई इनटू अल्फा किया, फोर्स इक्वल्स टू मास m इनटू a, मोशन प्योर रोलिंग का है, तो आपने अल्फा की जगह डाल दिया a बाई आर। तो यहाँ से जो फोर्स F की वैल्यू आएगी दैट इज द मैक्सिमम फोर्स फॉर विच रोलिंग नहीं होगी। दिस इज क्लियर ना। अब इसी कैटेगरी में आगे बढ़ता हूं, आप देखेंगे कि इसी कैटेगरी में जैसे यहाँ पे सिलेंडर में स्ट्रिंग वाइंड थी। अब जैसे इस तरह के क्वेश्चंस हैं, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव सीन, वो किस इसमें होंगे, जैसे आपसे बोला गया ये एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर lying on the floor, mass is m,
mass is m and radius is r. Mass is m, radius is r. मतलब आप इसे इस कैटेगरी में रखोगे, आपके पास एक रिजिड बॉडी है, इट कुड बी सिलेंडर, इट कुड बी स्फीयर, इट कुड बी हॉलो स्फीयर, कोई भी बॉडी जो रोल कर सकती है, ठीक है ना। और उसमें सरफेस में दो चीजों के ऑब्जर्वेशन आप लोगे, दिस सरफेस कुड बी स्मूथ, म्यू कुड बी जीरो और म्यू कुड बी इक्वल टू म्यू। मतलब दोनों टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिसमें म्यू की वैल्यू म्यू होगी या फिर सरफेस स्मूथ होगा और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो होगा। अब उस बॉडी में वो लोग किसी एक पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे। अभी मैं इंपल्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, वाले क्वेश्चंस अलग उसमें होंगे। बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी प्लेस पे, ठीक है ना, बॉडी के ऊपर कहीं पे भी फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आपसे बोला गया हम सेंटर से कितनी दूर ऊपर फोर्स एफ अप्लाई करें। आपको ये डिस्टेंस x निकालनी है, x इक्वल्स टू व्हाट, फॉर विच इट स्टार्ट्स रोलिंग म्यू जीरो। मतलब बॉडी स्मूथ सरफेस पे है और आपसे x की वैल्यू पूछी गई जिसके लिए इसका मोशन क्या होगा, प्योर रोलिंग का होगा। तो आप देखो, आपने ये कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुका हूं, एक रिजिड बॉडी के ऊपर आप फोर्स किसी भी पॉइंट पे लगाएंगे, जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है दैट विल ऑलवेज बी व्हाट, F by m। नेट फोर्स, यहाँ पे कोई और फोर्स है ही नहीं, सो द ओनली फोर्स इज व्हाट, F। सो एक्सेलरेशन विल बी व्हाट, इट विल बी F by m। अब जब ये बॉडी आगे जाएगी, इस सेंटर के अबाउट रोल कर रही होगी, तो सेंटर के अबाउट टॉर्क कितना आ जाएगा, टॉर्क टू बी F into x and that will be equal to I alpha, so that will be equal to F into x equals to I। सॉलिड स्फीयर है 2/5 mr स्क्वायर, और अल्फा अगर मोशन प्योर रोलिंग का है जैसा बोला गया, सो दैट द मोशन इज प्योर रोलिंग, तो अल्फा आपने डाला, इट इज व्हाट, a सेंटर ऑफ मास अपॉन रेडियस r। अल्फा क्या होगा, a सेंटर ऑफ मास अपॉन रेडियस r, रेडियस r से r कैंसिल, सो दिस बिकम्स, और a सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या है, F by m। So F into x is equal to 2/5 m r, और a सेंटर ऑफ मास की जगह आपने डाला F by m, m से m कैंसिल, f से f कैंसिल, इन x की वैल्यू क्या आ गई, 2/5 r, 2/5 r। दिस क्लियर ना। नाउ स्टूडेंट्स, आई आस्क यू वन क्वेश्चन। अगर मानो कि ये अभी मैंने सरफेस में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जीरो लिया था, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जीरो नहीं होता, ये सरफेस रफ होती, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो नहीं होता, म्यू होता, और आपसे ये पूछा जाता कितने डिस्टेंस ऊपर सेंटर से आप फोर्स अप्लाई करोगे सो दैट कि मोशन प्योर रोलिंग का होगा, तो इस क्वेश्चन के सॉल्व करने में डिफरेंस क्या आता स्टूडेंट्स, बच्चों? अगर सर इसमें उसमें हम म्यू होता, फ्रिक्शन का भी टॉर्क कंसीडर करते हैं। हर्ष आप बोल रहे हो? हाँ जी सर, मैं ये कह रहा हूँ सर, उस केस में सर फ्रिक्शन का भी टॉर्क कंसीडर होता ना। और कोई बच्चा बताएगा? एनीवन एल्स? बच्चों, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि जब भी आप किसी रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, तो रिजिड बॉडी की टेंडेंसी प्योर रोलिंग की ही होती है। अगर प्योर रोलिंग की नहीं होती है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस डायरेक्शन में लगना स्टार्ट करता है जिस डायरेक्शन में होने से प्योर रोलिंग होगी, और उतना लगेगा, केवल उतना लगेगा जितने से प्योर रोलिंग का काम चल जाएगा। बट वो कभी भी म्यू म्यू इंटू एन से ज्यादा नहीं हो सकता है, कभी भी वो मीन टू एन से ज्यादा नहीं हो सकता है। मैंने बोला उस डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में लगने से वो प्योर रोलिंग को सपोर्ट करेगा। लेकिन अब यहाँ पे जब आपने फोर्स ऑलरेडी एक ऐसे प्लेस पे लगाया जिससे कि मोशन जो स्टार्ट हुआ प्योर रोलिंग का हुआ, तो फ्रिक्शन, ये फ्लोर रफ भी होती, लेकिन फिर भी क्या होता, फ्रिक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। फ्रिक्शन की क्या होती, कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती। बच्चों आप समझ गए ना मेरी बात? ठीक है, नाउ सी, मैं इसमें ग्रेजुअली आगे बढ़ रहा हूं। अब ठीक से एक एक चीज ऑब्जर्व करना, ठीक है ना। अब मैं इसमें क्या करता हूं, इसी क्वेश्चन में
सब कुछ सेम है, मैंने फोर्स अप्लाई किया टॉप मोस्ट पॉइंट पे, एफ वही मास m रेडियस r, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर। राइट नाउ सी, अब आप देखोगे बच्चों, मास m रेडियस r, जब हम इसमें x इक्वल टू 2/5 r पे फोर्स लगाते हैं तो मोशन प्योर रोलिंग का होता है। ऑब्वियसली मैं यहां पे फोर्स लगाऊंगा और फ्रिक्शन नहीं है तो मोशन प्योर रोलिंग का नहीं होगा। कैन बी वेरीफाइड वेरी इजीली। हाउ? एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू व्हाट? F by m, and torque will be F into R about the center, that is I alpha 2/5 mr square into alpha. So alpha equals to ये आ गया आपका 5/2 F by m, इतना अल्फा। अब आप देखो क्या यहाँ पे A अल्फा इंटू आर के इक्वल है? अल्फा इंटू आर के इक्वल है? नहीं है। जब से अल्फा इंटू आर करोगे, इसमें जब आप करोगे अल्फा इंटू आर तो वो ए के इक्वल नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, दैट मीन्स कि मोशन प्योर रोलिंग का नहीं होगा। तो अब जब मोशन प्योर रोलिंग का नहीं है और अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है तो बस स्लिपिंग होती रहेगी। मतलब व्हाट? इस अल्फा से और इस ए से बॉडी चलती रहेगी लगातार और कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर ये सरफेस रफ होती तो फ्रिक्शन अपने आप से एक ऐसी डायरेक्शन में लगता, जैसे मान के मैंने यहाँ पे बोला, आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे ज्यादा क्या है, आप वो भी लॉजिक से निकाल सकते हो। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली निकाल सकते हो लॉजिक से, किस ओर लगेगा। ए है एफ बाई एम, और अगर आप अल्फा इंटू आर करोगे तो अल्फा इंटू आर का मतलब होगा 5/2 एफ बाई एम, मतलब अल्फा इंटू आर बड़ा है एफ बाई एम से। इसका मतलब कि रोटेशन से जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा वो ज्यादा है, मतलब इसका मतलब टॉर्क बड़ा है तो टॉर्क को रिड्यूस करना होगा, और साथ में एक्सेलरेशन कम है, एक्सेलरेशन को हमें इंक्रीज करना होगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे रहेगा एफ फ्रिक्शन। तो अब इक्वेशंस क्या बनेंगे? एफ प्लस एफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास m इंटू ए, और टॉर्क का इक्वेशन F इंटू आर माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F फ्रिक्शन इंटू आर, क्योंकि ये टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज, और जब बॉडी आगे रहेगी तो प्योर रोलिंग में इसका रोटेशन क्लॉकवाइज होगा। दैट विल इक्वल टू आई अल्फा, आई की वैल्यू आ गई 2/5 mr स्क्वायर, और अल्फा की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी a by r। अल्फा की वैल्यू क्या होगी? a by r, बिकॉज मैं प्योर रोलिंग लगा रहा हूं। अब बच्चों यहाँ पे देखो इन इक्वेशंस में अननोन्स क्या है? अननोन है कि आपने यहाँ पे जो अननोन हुआ वो हुआ कि एक, मानो कि आपने एफ अननोन है, जैसे क्वेश्चन किस तरीके से बोला गया, क्वेश्चन आपसे मान के बोला जाता, ठीक से सुनोगे, बोला जाता कि what is the maximum value of f which is applied at the topmost point for which motion will remain pure rolling। आपका कैपिटल एफ अननोन हो गया, इज दैट क्लियर? और साथ में क्या हुआ? ए अननोन है। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या डालोगे? मीन टू एन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या डालोगे? मीन टू एन। एन क्या होगा? एम जी। मतलब उस केस में आप क्या लोगे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू डालोगे। तो अगर वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू डालोगे उससे जो कैपिटल एफ आएगा, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ फॉर विच द मोशन विल बी प्योर रोलिंग। या फिर उन्होंने क्या करा? उन्होंने कोई एफ की वैल्यू दे दी, एफ की वैल्यू दे दी। अब इस केस में इक्वेशन क्या होते? यही इक्वेशन होते, एफ नोन है, राइट, ए अननोन है, एफ फ्रिक्शन अननोन है, मतलब यहां पे ए अननोन है, एफ फ्रिक्शन अननोन है, एफ नोन है। आपने इसके थ्रू क्या करा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कैलकुलेट किया। अगर वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मीन टू एन से ज्यादा आता है तो दैट मींस कि मोशन प्योर रोलिंग नहीं हो सकता है उस फोर्स के लिए जो आपको दिया गया था। और अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू मीन टू एन से कम आती है तो गिवन फोर्स के लिए मोशन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, मोशन प्योर रोलिंग होगा, और एफ फ्रिक्शन जो आएगा
उतना ही फ्रिक्शन लगेगा, म्यू इंटू एन के इक्वल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगेगा। एफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही लगेगा, म्यू इंटू एन नहीं लगेगा, अगर एफ फ्रिक्शन की वैल्यू इस इक्वेशन से म्यू इंटू एन से छोटी आती है। बच्चों आप ये समझ गए? स्टूडेंट्स यस सर, समझ गए ना आप इसे? यस सर। तो इस आज की क्लास से ये सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। तो जो मैं आपसे बता रहा हूं, आपको उन सारे पॉइंट्स को नोट जरूर से कर लेना चाहिए, ताकि फ्यूचर में इस चीज में कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। समझ रहे हो ना? जिस तरह क्वेश्चन है उनमें मैं बता रहा हूँ कि जब आपको एक बॉडी में नीचे रफ होगा नहीं होगा एंड ऑल, इस तरीके से कोई फोर्स अप्लाई किया जाएगा, और आपको बताना कि मोशन स्टार्टिंग से प्योर रोलिंग होगा या नहीं होगा एंड ऑल, तो कितना ए आएगा, कितना अल्फा आएगा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो म्यू एन होगी, तो उसके लिए किस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया गया, उसके अकॉर्डिंगली होगा कि मोशन प्योर रोलिंग का हो पाएगा या मोशन प्योर रोलिंग का नहीं हो पाएगा। मतलब आपने सबसे पहले यही देखा, कोई भी बॉडी हो उसके ऊपर कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर से होगा कि वहां फोर्स अप्लाई करने से मोशन अपने आप से ही प्योर रोलिंग का स्टार्ट होगा, और इवन अगर सरफेस रफ है तब भी हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा भी नहीं। लेकिन अगर आपने उस पॉइंट के अलावा कहीं पे भी फोर्स लगाया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना? और आपने ले लिया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ है, तो वैसे आप डिसाइड कर सकते हो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन किस ओर आएगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले डिसाइड नहीं भी करते हो, किसी भी एक और ले लेते हो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फिर आप सॉल्व करते हो, एक इक्वेशन फोर्स वाला एक इक्वेशन टॉर्क वाला, तो उससे जब आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते हो, जैसे आपको एक गिवन फोर्स है, आपने उस गिवन फोर्स के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली, ए निकाला, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का नेगेटिव आया तो आपने जिस ओर लिया है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट होगा, और अगर पॉजिटिव आया तो उसी ओर होगा। अब यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पॉजिटिव आया और जो उसकी वैल्यू आई आपने चेक की कि वो वैल्यू मीन टू एन से बड़ी है, तो क्या होगा, मोशन प्योर रोलिंग का नहीं होगा। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू मीन टू एन से छोटी होती तो मोशन प्योर रोलिंग का होता। समझ गए इसे आप बच्चों? ठीक है ना? अब इसी में चल एक कैटेगरी जो थोड़ी सी और बनती, दैट इज व्हाट इट इज दिस, कि आपसे बोला गया कि ये कोई प्लैंक है, मास कैपिटल एम, लाइंग ऑन ए स्मूथ फ्लोर म्यू 0, और इसके ऊपर एक कोई सॉलिड सिलेंडर है, मास स्मॉल एम, सॉलिड सिलेंडर, रेडियस आर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। हमने फोर्स एफ यहां अप्लाई किया, पूछा बोला गया what is the maximum value of F for which the cylinder will not slip? Will not slip means roll करेगा on the plank. It will roll on the plank. बहुत से बच्चे इसका इक्वेशन ग्राउंड फ्रेम से ही सबका बनाते हैं। मैं यहाँ पे आपको जो तरीका बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में आता और वो अपील करता, तो मैं आपसे चाहूंगा आप उसी फ्रेम इक्वेशन बनाओ, दैट में इजी। सिलेंडर को प्लैंक के रिलेटिव रोल करना है, सिलेंडर को प्लैंक के रिलेटिव रोल करना है। अब आप देखो, तो जब आप फोर्स एफ यहां लगाओगे तो ये प्लैंक आगे एक्सलेट होगा, और इसके रिलेटिव आपको इसका बीडी बनाना है, तो स्यूडो फोर्स पीछे की ओर लगेगा, मास एम इंटू ए। अगर इसका एक्सटेंशन आगे की ओर ए आता है, जैसे ही स्यूडो फोर्स पीछे रहेगा, ये इसके रिलेटिव स्लाइड करना चाहेगा, तो जब इस ओर ये जाना चाहेगा तो इसका रोटेशन ऐसा होना चाहिए प्योर रोलिंग के लिए। तो रोटेशन इस तरीके का होने के लिए, प्योर रोलिंग में रोटेशन इस सेंस का होने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इस ओर लगना पड़ेगा। आपने लिया एफ फ्रिक्शन, दिस व्हाट एफ फ्रिक्शन, राइट। अब मैं प्लैंक का इक्वेशन लिखता हूं, प्लैंक में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे रहेगा, एफ फ्रिक्शन पीछे रहेगा, सो कैपिटल एफ माइनस एफ फ्रिक्शन, एफ फ्रिक्शन फॉर द प्लैंक इक्वल टू मास एम इनटू ए। एक इक्वेशन हुआ। दूसरा इक्वेशन आपका आ गया इसके लिए, क्योंकि ये प्लैंक के रिलेटिव पीछे की ओर जा रहा है, तो मास स्मॉल एम इंटू कैपिटल ए, मास स्मॉल एम इंटू ए, स्यूडो फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास स्मॉल एम इंटू ए। स्मॉल ए क्या है, इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ
cylinder with respect to Planck. ये प्लैंक के रिलेटिव सिलेंडर का एक्सेलरेशन है। अब आप देखोगे ये रोल करके ऐसे जा रहा, तो टॉर्क के लिए F फ्रिक्शन इंटू रेडियस R इक्वल टू I अल्फा, I की वैल्यू हाफ mr स्क्वायर, अल्फा क्योंकि मैंने बोला मोशन प्योर रोलिंग का है, अल्फा इज व्हाट A by R। तो आप देखो A was with respect to Planck, अल्फा भी प्लैंक के रिलेटिव ही है, इट इज व्हाट रिलेटिव टू प्लैंक। आप यहां देखोगे मैंने स्यूडो फोर्स का टॉर्क नहीं लिया क्योंकि स्यूडो फोर्स सेंटर से ही पास हो रहा है, इसलिए उसका टॉर्क नहीं लिया गया, केवल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का टॉर्क लिया गया। अब इन इक्वेशंस में देखो क्या नोन है और क्या नोन है। आपके पास से तीन इक्वेशंस हैं। कैपिटल एफ अननोन, कैपिटल एफ फ्रिक्शन अननोन, ए अननोन। तो अगर आपसे ये पूछा गया होता व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच इट विल रोल, तो एफ फ्रिक्शन के लिए आप क्या डाल देते, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, एन किसके लिए, इसके लिए, मतलब व्हाट, इसका वेट mg, इसका रिएक्शन n, और एफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या डाल देते आप, इट विल बी इक्वल व्हाट म्यू इंटू एन, दैट इज व्हाट म्यू इंटू mg डाल देते आप, म्यू इंटू स्मॉल mg। तो अगर कैपिटल एफ अननोन होता तो आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए म्यू इंटू एन डाल देते और ए अननोन है। इन इक्वेशन से सॉल्व होकर क्या आ जाता कि कैपिटल एफ और स्मॉल ए क्या होंगे वो पता लग जाता। जैसे ना, जैसे इस केस में अननोन समान, अच्छा हमारा कैपिटल ए भी अननोन है, तभी मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको कैपिटल एफ कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम फोर्स जिसके लिए प्योर रोलिंग होगी, तो आप एफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या डाल देते, एफ फ्रिक्शन की वैल्यू बच्चों आप डाल देते क्या, मीन टू एन, राइट। लेकिन अगर आपसे ये बोला जाता कि आपको कोई गिवन फोर्स है, इसकी वैल्यू नोन है, ठीक है, अब बोला जाता मोशन प्योर रोलिंग का होगा या नहीं होगा, आपकी ये वैल्यू नोन है, आप इन तीनों को कैलकुलेट करते, अगर एफ फ्रिक्शन की वैल्यू मीन टू एन से छोटी आती या इक्वल आती तो मोशन प्योर रोलिंग का होगा, और अगर एफ फ्रिक्शन की वैल्यू सॉल्व करने से मीन टू एन से बड़ी आती तो मोशन प्योर रोलिंग का नहीं होगा। दिस इज क्लियर ना। और अगर एफ फ्रिक्शन की वैल्यू मीन टू एन से छोटी आती तो जो वैल्यू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की आती, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही लगता, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस केस में मीन टू एन नहीं लगता। समझ गए ना, ये इस तरह के क्वेश्चन में अप्लाई करना। अब आप देखो इसी में जो फर्दर इसमें कैटेगरी है वो ये है, अभी हम एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे थे। नाउ व्हाट विल डू, ये बॉडी है, मान लो एम मास आर रेडियस, सॉलिड sphere lying on a rough floor, just lying on a floor। अब फिर से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू कुड बी 0 और कोएफिशिएंट ऑफ म्यू कुड बी म्यू, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, पहली चीज यहां पे कि म्यू 0 मतलब स्मूथ है, हम यहां पे क्या करेंगे, वी वोंट अप्लाई फोर्स, हम मोमेंटम इंपार्ट करेंगे, मोमेंटम इंपार्टेड इज पी। तो आपसे बोला गया कि यहां से कितनी हाइट ऊपर, एक्स हाइट ऊपर आप मोमेंटम या इंपल्स इंपार्ट करोगे, पी एक्स इक्वल्स व्हाट, सो दैट इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, सो दैट किसका मोशन, प्योर रोलिंग का स्टार्ट। तो आपने क्या किया कि अभी कोई फ्रिक्शन नहीं है, अब जब भी आप किसी भी रिजिड बॉडी पे को मोमेंटम किसी भी पॉइंट पे दोगे, मोमेंटम अगर आपने पी दिया है तो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो आएगी दैट विल बी पी बाई एम आएगी। अब पी का क्योंकि रोटेशन जो होगा सेंटर के अबाउट होगा, तो पी का एंगुलर मोमेंटम हो गया पी इंटू एक्स, दैट इक्वल्स व्हाट, पी इंटू एक्स इक्वल्स टू आई ओमेगा। ये जो एंगुलर मोमेंटम बना पी इंटू एक्स, उससे रोटेट करना स्टार्ट करेगा, एंड दैट विल इक्वल व्हाट, आई ओमेगा। So P into x becomes equal to I2 by 5 mr square, और अगर मोशन प्योर रोलिंग का होना है तो ओमेगा will be equal to what, v by r, this will be v center of mass upon what, r, this will be v center of mass upon r।
तो आपने यहां से निकाला कि P इंटू एक्स इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर इंटू वी सेंटर मास की वैल्यू डाल दी P/m अपॉन r। एक r से एक r कैंसिल, P से P कैंसिल, और इससे x की वैल्यू आ गई, m से m कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 2/5 इंटू वॉट r। x की जो वैल्यू आ गई दैट इज वॉट 2/5 r इज द वैल्यू ऑफ x। मतलब आप सरफेस और स्मूथ है, इतने डिस्टेंस ऊपर यहाँ पे मोमेंटम इंपार्ट करोगे तो मोशन स्टार्टिंग से क्या होगा, प्योर रोलिंग का होगा, और आपका जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है P/m होगी, और ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, जो भी V सेंटर ऑफ मास है अपॉन r दैट विल बी द ओमेगा, और इमोशन इसी फॉर्म में चलता रहेगा। नाउ अगर यहाँ पे सरफेस रफ होती और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होता तो भी क्या होता, आपने अगर मोमेंटम एक ऐसे पॉइंट पे अप्लाई किया है जिस पॉइंट पे अप्लाई करने से हमें फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, तो सरफेस रफ भी होगा तब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगेगा, और जब ये आगे भी मूव करेगा तो भी कभी भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगेगा, इस जबकि सरफेस रफ है, मोशन लगातार प्योर रोलिंग का होगा और फ्रिक्शन नहीं लगेगा। दैट मींस यहाँ पे भी फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कब होगी, जबकि जो आपने यहाँ से एक्स कैलकुलेट किया आप मोमेंटम उस पॉइंट पे अप्लाई ना करके किसी और पॉइंट पे अप्लाई करते हो। जैसे आपने इसी केस में मोमेंटम अप्लाई किया टॉप मोस्ट पॉइंट पे, मोमेंटम टॉप मोस्ट पॉइंट पे P। फिर अब आप समझ सकते हो कि अगर आपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे अप्लाई किया तो जब अब आप यहां से कैलकुलेट करोगे इसका V और ओमेगा, तो V और ओमेगा में V इक्वल ओमेगा इंटू आर का रिलेशन नहीं होगा। मैं आपको जल्दी से करके दिखा देता हूं। इसमें जो वेलोसिटी आएगी V दैट विल इक्वल व्हाट P/m सेंटर मास की वेलोसिटी, और एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा P इंटू आर दैट विल इक्वल व्हाट आई ओमेगा 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो यहां से आपके ओमेगा की वैल्यू आ गई कितनी, ओमेगा की वैल्यू आ गई 5/2 P/m। तो दैट मीन्स कि जब आप ओमेगा इंटू आर करोगे, है ना, ओमेगा इंटू आर करोगे तो 5/2 P/m आएगा, जबकि वेलोसिटी कितनी P/m, तो मोशन प्योर रोलिंग का नहीं होगा, ठीक है ना। अब मोशन प्योर रोलिंग का नहीं हुआ, और अब ऑब्वियसली मोशन प्योर रोलिंग का नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो क्या जब आप मोमेंटम इंपार्ट करते हो किसी और प्लेस पे, नॉट एट दैट प्लेस जहां से मोशन प्योर रोलिंग का होता, आपने किसी दूसरे पॉइंट पे मोमेंटम अप्लाई किया, तो क्या मोशन स्टार्टिंग से प्योर रोलिंग का हो सकता है, नहीं होगा। समझ लो ना, फोर्स में ऐसा था कि फोर्स उतना लगता जिससे कि मोशन स्टार्टिंग से प्योर रोलिंग का होगा, बट अगर मान की सरफेस रफ है और आपने मोमेंटम एक ऐसे पॉइंट पे अप्लाई किया जिस पॉइंट पे मोमेंटम मोशन प्योर रोलिंग का नहीं होगा, तो मोशन प्योर रोलिंग का नहीं होगा इवन अगर सरफेस रफ भी है। तो फिर क्या होगा, जब ये बॉडी स्टार्ट करेगी तो इसी से सब कुछ स्टार्ट करेगी, तब क्या होगा, ऐसा ही होगा। समझ रहे हो ना, मतलब इसकी V की वैल्यू आ गई, यहां से आपका V आ गया इतना, और ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा ही आ गया। अब यहाँ पे ज्यादा क्या है, ओमेगा बड़ा है, क्योंकि ओमेगा इंटू आर जब आप करते हो तो V से बड़ा आता है, ओमेगा बड़ा है। दैट मीन्स की रोटेशन ज्यादा है, रोटेशन ज्यादा है, और ट्रांसलेशन क्या है, कम है। अब समझ गए ना, रोटेशन इज मोर, ट्रांसलेशन इज लेस। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को आगे लगना पड़ेगा,